आवाज मेरी क्लियर है बिल्कुल। ओके। ओके, आज से जो है हम जीआईटी स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, अगेन जीआईटी के अंदर जो है ना, अगर हम कंपेयर करें रेस्पिरेशन के साथ, तो रेस्पिरेशन में बहुत सारी चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जिसमें रिक्वायर्ड थी ना। जीआईटी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा आपकी जो ना रोट लर्निंग पे ज्यादा बेस करेंगी। ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्लियर कर लें, ताकि आप जब एमसीक्यू सॉल्व करो तो आप जो है उसको इजीली जो है उसको जो है अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है। सो हमारी यही कोशिश होगी कि हम रफ़ी के पॉइंट्स को मेनली ज़्यादा फोकस करें, लेकिन अगेन रफ़ी में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, वो तकरीबन पूरी बीआरएस को ही कवर करते हैं, कुछ कुछ एक आध पोर्शन छोड़ के। तो आई थिंक हम इसको इसी तरह लेके चलेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। ओके। स्टार्ट करें। आई थिंक काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। कि आप लोग को कुछ पॉइंट्स जो है वो एनसीआर रिकॉल भी याद करने के लिए भी कह रही थी। ठीक है, तो हम उसी की डिटेल थोड़ी सी देखते रहेंगे, ताकि आपकी मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म थोड़ी सी उसमें बिल्ट हो जाए। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीआईटी, तो अगर हम लेयर्स ऑफ जीआईटी की बात करें, तो अगर अंदर से बाहर की तरफ हम आते हैं, ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड अगर हम आते हैं, तो वी नो के सबसे पहले एपिथेलियल सेल की लेयर है। ठीक है, उसके नीचे जो है लेमिना प्रोप्रिया है, मस्कुलरिस म्यूकोजा है। ठीक है। और ये मस्कुलरिस म्यूकोजा, ये जो लोकल मूवमेंट्स आपके यहाँ मस्कुलरिस म्यूकोजा की जो लोकल जो इसका सरफेस एरिया बढ़ाने वाली जो एरिया है, वो सारा काम मस्कुलरिस म्यूकोजा कर रहा होगा। फिर सर्कुलर मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज अंडरस्टैंड करें, सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सर्कुलरली अरेंज है। ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डायमीटर पे अफेक्ट करेंगे। ठीक है। सो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायमीटर को नैरो करेंगे, और जब ये रिलैक्स करेंगे तो डायमीटर को ब्रॉडर करेंगे। ठीक है, ये सर्कुलर मसल्स का काम है। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं उनकी अरेंजमेंट इस तरह से। ठीक है। तो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, लेंथ को शॉर्टन करेंगे। ठीक है। सो सर्कुलर मसल्स की बेसिकली जो मूवमेंट होती है जीआईटी के अंदर, वो क्या करती है, जो है बोलस को आगे की तरफ पुश कर रही होती है। ठीक है। और मतलब और वो फिर लोकल मूवमेंट्स में यानी किसी और स्पेसिफिक, जैसे स्टमक की अगर हम बात करें, तो वो वहीं पे बोलस जो है मिक्सिंग के लिए यूज हो रही होती है, इस तरह यूज हो रही होती है। और लॉन्गिट्यूडल जो मसल्स की मूवमेंट है, वो एक पार्ट ऑफ द गट से दूसरी पार्ट ऑफ द गट पे जो है काइम को लेके जा रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास अपना जीआईटी के अंदर हम सबके पास जो है अपना एक नर्वस सिस्टम है। ठीक है। यानी हमारी जीआईटी जो है, उसको नेचर ने एक सेपरेट नर्वस सिस्टम दिया है, जिसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी जीआईटी का अपना नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर उतने ही न्यूरॉन्स हैं जितने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हैं। ठीक है। और ये नर्वस सिस्टम जो है, एक इसका पार्ट जो है वो सबम्यूकोजल प्लेक्सिस कहलाता है। सबम्यूकोजल प्लेक्सिस ऐसे याद रखो, ये मेनली सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। और दूसरा जो है माइंटेरिक प्लेक्सिस है। ठीक है। और माइंटेरिक प्लेक्सिस जो है वो मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो एम से मूवमेंट, एम से माइंटेरिक प्लेक्सिस। ठीक है। एस से सबम्यूकोजल, एस से सिक्रीशन। ठीक है। सो जो मूवमेंट वाला है वो दोनों मसल्स के बीच में लाया करता है। ठीक है। और सर्कुलर के ऊपर और मस्कुलरिस म्यूकोजा के नीचे जो है सब म्यूकोजल, मीन्स म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजल प्लेक्सस जो है वो लाया कर रहा होता है। अच्छा जी, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अगर बात करें तो ये तो उसका अपना लोकल नर्वस सिस्टम हो गया। अच्छा, अब ये लोकल नर्वस सिस्टम सारी लोकल सिक्रीटरी मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ ये खुद कर सकता है। यानी एक जो है अपना लोकल नर्वस सिस्टम अपनी मोटिलिटी को, लोकल मूवमेंट को, सिक्रीशंस को, इन सारों को ये इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। लेकिन इसको एक्सटर्नली जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अब कुछ काम ऐसे हैं जो कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है वो खुद से नहीं कर सकता, जिसके लिए एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अब जो जीआईटी की इनोवेशन है, वी नो के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, वी नो दैट वन इज द पैरासिम्पैथेटिक, अदर इज द सिंपैथेटिक, एंड वी ऑल नो दैट द मेनली जो पैरासिम्पैथेटिक है वो रेस्ट एंड डाइजेशन का सिस्टम है। तो अगर हम बात करें जीआईटी को, तो जितनी भी जीआईटी के साथ डाइजेशन एंड रेस्ट के साथ जितने भी हार्मोन्स और ये सब कुछ इन्वॉल्व हैं,
वो मेनली जो है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है। सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम यूजुअली जो है जीआईटी की मूवमेंट्स को रोकने के लिए काम करता है, ठीक है। यानी जब हम उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम देखें तो मेनली इन्फ्लुएंस किसका है जीआईटी पे, वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का है, ठीक है। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें हमारी एक सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व वेगस नर्व इन्वॉल्व है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है हमारी पैल्विक नर्व्स इन्वॉल्व है, ठीक है। ये दो नर्व जो है पूरे के पूरे जीआईटी को इनोवेट कर रहे होते हैं फॉर द पैरासिम्पथेटिक। तो मेनली जो इसकी इनोवेशन है वो है वेगस। वेगस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के ट्रांसफर्स कोलन तक जो है उसकी इनोवेशन जो है वो वेगस से ही हो रही होती है, ठीक है। यानी अगर हम ऊपर से नीचे तक बात करें तो मेनली हमारी जो इनोवेशन जो है वो वेगाई के थ्रू है, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल बात करें याद रखने के लिए, तो पैरासिम्पथेटिक का नेचर क्या है, एक्साइटेटरी नेचर, ठीक है। और एक्साइटेटरी से क्या मतलब, एक्साइटेटरी से मतलब ये सिक्रीशन को बढ़ाएगा, ये मोटिलिटी को बढ़ाएगा, अगर हम एक्साइटेशन की फॉर्म में बात करें, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से देखें तो फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक टू पेंक्रियास टू अपर लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा का सारा वेगस है। एक एमसीक्यू, ठीक है। वेगस जो है वो सेंसरी जो है इंफॉर्मेशन भी लेके जा रही है और मोटर एग्जीक्यूशन भी कर रही है। तो अगर आपको एमसीक्यू में आता है कि वेगस जो है वो सेंसरी सप्लाई भी है और मोटर सप्लाई भी है जीआईटी की, तो ये करेक्ट है, ठीक है। ये वेगो वेगल रिफ्लेक्स कहलाता है, यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन एफरेंट फाइबर्स एंड मोटर एग्जीक्यूशन दैट इज एफरेंट फाइबर्स, दे बोथ आर इन द वेगस नर्व, ठीक है। इज दिस क्लियर? वेगो वेगल रिफ्लेक्स, ठीक है, दिस इज एमसीक्यू। And if you look at the lower and if you look at the जो है लोअर पार्ट यानी लोअर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस की बात करें तो वो पैल्विक नर्व है। अच्छा, यहाँ पे याद रखने के लिए याद रखो कि पैल्विक नर्व जो है, जब हम रेक्टम और एनस की बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे डेफिकेशन रिफ्लेक्स हो वो कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो जब हम रीनल में जाएंगे, ठीक है, तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी बिल्कुल इसी तरह कंट्रोल होता है जिस तरह से डेफिकेशन रिफ्लेक्स कंट्रोल होता है। दोनों की नर्व सप्लाई सेम है। तो अगर आप एक याद कर लोगे तो दूसरा भी वहां पे आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिंपथेटिक। तो ओवरऑल में अगर हम सिंपथेटिक का इफेक्ट देखें तो जीआईटी के लिए इनहिबिटरी है, ठीक है। और जो इसकी इनोवेशन की बात करें, अगेन एमसीक्यू, T8 से L2 के जो स्पाइनल सेगमेंट, अच्छा जो सिंपथेटिक आउटफ्लो है ना वो थ्रैकोलम्बर आउटफ्लो है, ठीक है। तो थ्रैकोलम्बर का मतलब ये है कि ये T1 से स्टार्ट होता है और L2 तक होता है, ठीक है। और ये T1 से L2 पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, जिसमें से जो जीआईटी को सप्लाई करता है सेगमेंट वो T8 से L2 सेगमेंट है, ठीक है। वाइल जब हम पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो देखते हैं तो पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो जो है वो क्रेनियोसेक्रल है, ठीक है, सही है, जिसमें सेक्रम के S2 से S4 के सेगमेंट्स आ जाते हैं, बाकी क्रेनियल नर्व्स है, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व जो पूरा नीचे सप्लाई कर रहे होते हैं, हम सब ने पढ़ा है, ग्लॉसोफेंजियल पढ़िए, वेगस पढ़िए, ठीक है। ऊपर अगर हम जाते हैं तो वहां पे ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ठीक है। तो ये जो है 3 और 7 में आई थिंक, हाँ, और 9 और 10, ये सारे के सारे क्रेनियल सेक्वल आउटफ्लो के क्रेनियल नर्व्स है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं आ, इन ये ओवरऑल इनहिबिटरी हो गया। अच्छा, ये इनहिबिटरी, रिमेंबर, जो सिंपथेटिक हो या पैरासिम्पथेटिक हो, ये ट्रैवल जब करते हैं तो ये प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। तो जो पैरासिम्पथेटिक के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, उनके गैंग्लियाज ऑर्गन के अंदर ही होते हैं, जो कि जबकि सिंपथेटिक के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं दे आर लार्जर वन, ठीक है। तो इनके गैंग्लियंस कहीं बाहर पड़े होते हैं। तो जीआईटी की अगर हम इनोवेशन की बात करें तो जीआईटी के अंदर जो इनके जो गैंग्लियंस है सिंपथेटिक के, वो प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस है, ठीक है। दे आर नॉट द पैरावर्टिब्रल गैंग्लियंस, दे आर प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस। यहाँ पे ये साइनेप्स करते हैं और वहां से फिर ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो जीआईटी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सो एज वी डिस्कस, माइंटेरिक का क्या काम है, मूवमेंट को कंट्रोल करना। एम से माइंटेरिक, एम से मूवमेंट, एम से मोटिलिटी। माइंट्री को माइंट्री प्लेक्सिस और बेस्ट प्लेक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। और जो सबम्यूकोजल है उसका काम क्या है, सिक्रीशन। और जब हम सिक्रीशन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली सिक्रीशन के साथ जो है
इन्वॉल्व होता है ब्लड फ्लो में। अब अगर हम बात करें तो जीआईटी के अंदर जो है क्या क्या सिक्रीट हो रहा होता है। तो अगर हम बात करें इन फ्रॉम डिफरेंट ग्लैंड्स, तो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। एक पैराक्राइन जो है सिक्रीशंस हो रही होती है, और एक न्यूरोक्राइन सिक्रीशंस हो रही होती है। ठीक है, न्यूरोक्राइन इज काइंड ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, पैराक्राइन का मतलब क्या होता है? पैराक्राइन का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, पैराक्राइन का मतलब होता है एक सेल से सिक्रीट होना और सिर्फ अपने सराउंडिंग पे अफेक्ट करना, दैट इज पैराक्राइन। ऑटोक्राइन का क्या मतलब होता है? अपने ऊपर अफेक्ट करना। ठीक है, सेल जहां से सिक्रीट हो रहा है वहीं पे अफेक्ट करेगा, दैट इज ऑटोक्राइन। ठीक है, पड़ोसी पे अफेक्ट करेगा पैराक्राइन। एंडोक्राइन क्या मतलब है? एक जगह सिक्रीट हो रहा है, ब्लड में जा रहा है और किसी और टारगेट पे सिक्रीट हो रहा है, दैट इज द हार्मोन। अब जीआईटी के अंदर जो मेन चार हार्मोन्स हैं जो आपको हिप्स होने चाहिए, दीज आर द these four hormones. One is gastrin, second is CCK, third is secretin and fourth is GIP. ठीक है, ये चार हार्मोन्स आपको बहुत डिटेल में पता होने चाहिए, कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, इनका स्टिमुलस क्या है। ठीक है, जो है एक्शन क्या है। ठीक है, इन जो है कौन सी चीज को ये कौन सी मोटिलिटी किस एरिया की बढ़ाएंगे, किसकी कम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गैस्ट्रिन के ऊपर। ठीक है, गैस्ट्रिन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो गैस्ट्रिन हमें पता है कि मेनली जो है गैस्ट्रिन की जो सिक्रीशन है वो स्टमक से होती है, और स्टमक के एंट्रम से हो रही होती है इसकी सिक्रीशन। ठीक है, और ये गैस्ट्रिन जो है इसका एक्शन क्या है कि ये जो है हाइड्रोजन की सिक्रीशन बढ़ाता है, यानी एसिडिक सिक्रीशन जो है वो स्टमक के अंदर बढ़ा रहा होता है। एट द सेम टाइम जो है गैस्ट्रिन का क्या काम होता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजा खुद एसिड से इरोजन का शिकार नहीं होती। ठीक है, तो ये इसकी ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा होता है। इसके लिए जो स्टिमुलस है गैस्ट्रिन के लिए, जो स्टिमुलस है, ठीक है, दैट स्टिमुलस जो सबसे पोटेंट स्टिमुलेंट जो गैस्ट्रिन का होगा वो अमाइनो एसिड्स है, रिमेंबर दिस। ठीक है, उसके अलावा गैस्ट्रिन के क्या क्या स्टिमुलस हो सकते हैं? वो दूसरा, अगर स्टमक डिस्टेंट होगा जब हम फूड लेंगे तो भी वो उसका स्टिमुलस है। ठीक है, वेगस नर्व पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन से इसका स्टिमुलस है, लेकिन वेगस नर्व का जो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे जो रिली नॉर्मली हम बात करते हैं जब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है, तो हम एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेगस गैस्ट्रिन को जो है स्टिमुलेट करेगी, दैट इज नॉट वाया द एसिटाइल कोलिन। ठीक है, दिस इज अगेन एन एमसीक्यू। ठीक है, दैट इज वाया द जीआरपी, दैट इज गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं मस्करैनिक एंटागोनिस्ट की, तो हम एट्रोपिन की बात करते हैं, अगेन एमसीक्यू। लेकिन ये एट्रोपिन जो है गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को इनहिबिट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे द न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉट एसिटाइलकोलिन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेगस यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को, मगर यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज नॉट एसिटाइलकोलिन, दैट इज द जीआरपी। ठीक है, व्हाट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिन सिक्रीशन? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज व्हेन द पीएच ऑफ द स्टमक इज लेस देन 3। ठीक है, दिस विल इनहिबिट द मोर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन। और एक और याद रखो कि एक हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन, ये सारी सिक्रीशंस को रोकता है। तो सोमैटोस्टैटिन जो है ये भी गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को रोकेगा। ठीक है, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो गैस्ट्रिन के बारे में, जो कि आपको, अच्छा अगेन मैंने आपको बताया द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस जो है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन के अंदर भी जो मोस्ट पोटेंट सिक्रेटिन भी रोके। सिक्रेटिन, अगर हम डायरेक्टली बात करें सिक्रेटिन की, तो बेसिकली सिक्रेटिन जो है वो बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन बढ़ाता है। ओके, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मैं बता देती हूँ। देखो, हाइड्रोजन आयन इटसेल्फ, हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत सारे जो है ना एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, गैस्ट्रिन का काम क्या क्या है? हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन बढ़ाना। ठीक है, सही है। अच्छा, गैस्ट्रिन के जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स में, गैस्ट्रिन 3 तरह के फॉर्म्स में रिलीज होता है, जिसमें एक 17 अमाइनो एसिड वाला फॉर्म है, एक 34 अमाइनो एसिड वाला फॉर्म है। ठीक है, अच्छा जी, एक सेकेंड।
अब इसके एक्शंस हम फिर से एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन बढ़ाएगा, और अगर हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन की वजह से स्टमक का पीएच जो है वो 3 से कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो है इटसेल्फ जो है वो गैस्ट्रिन को इनहिबिट करेगा। दिस इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की थिकनेस को बढ़ाएगा। तो जब भी गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स होंगे, ठीक है, तो उनकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया मिलेगा, ठीक है। कहाँ से रिलीज होता है, एंट्रम से रिलीज होता है, ठीक है। सबसे पोटेंट स्टिमुलस इसका प्रोटीन है, और प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड सबसे पोटेंट इसको स्टिमुलेट करते हैं, दैट इज फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये कि ये वेगल जो स्टिमुलेशन से स्टिमुलेट होता है इसको एट्रोपिन ब्लॉक नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे द न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉट एसिटाइलकोलिन व्हाइल इट इज द गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, ठीक है। व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हाइड्रोजन आयन जो है इट सेल्फ इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से जो है इनहिबिट करता है और सोमैटोस्टैटिन करता है। सेक्रेटिन जो है एक्चुअली बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन करता है, हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। वो इट सेल्फ डायरेक्टली गैस्ट्रिन को इनहिबिट नहीं कर रहा होता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम गैस्ट्रिनोमा की जब बात करें तो पेंक्रियास के जो नॉन बीटा सेल्स होते हैं उनका ट्यूमर जो है जब गैस्ट्रिन रिलीज करता है, दैट ट्यूमर वी कॉल द ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। हम जब डिजीजेस की बात करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट जीआईटी हार्मोन इज सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, सीसी कोलिसिस्टोकाइनिन। अब कोलिसिस्टोकाइनिन से क्या समझ में आता है, कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या समझ में आता है, इट इज रिलेटेड विद द गॉल ब्लैडर, ठीक है। कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है, या क्या करेगा, ब्लैडर की गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। अच्छा, जब ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो बाइल रिलीज कैसे होगी, जब स्फिंक्टर जो है रिलैक्स नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन फायदेमंद नहीं होगी, ठीक है। तो इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ बॉडी, ठीक है, ताकि बाइल वहां से निकले, ठीक है। तो सीसीके का नाम से ही इसका काम याद आता है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। अब जो है बाइल की सिक्रीशन कराएगा, स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगा, पेंक्रियास के सारे एंजाइम्स को ये सिक्रीट करवाएगा, ठीक है। और जो है एक्सोक्राइन पेंक्रियास की ये ग्रोथ करवाता है ताकि पेंक्रियास जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। अब सीसी के जो है वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए जो इसका जो मेन स्टिमुलेंट है, ठीक है, सीसीके का जो मेन स्टिमुलेंट है वो हमारे पास जो है फैट स्टिमुलेंट है, ठीक है। ये हमें सारी रिकॉल की चीजें याद है, गैस्ट्रिन का क्या था, प्रोटीन था, ठीक है, इसका क्या है, फैट है, ठीक है। तो जब फैट होगा, अब याद कैसे रखना है, देखो ये गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन कराते हैं, गॉल ब्लैडर से क्या निकलेगी, बाइल, बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, तो बाइल सॉल्ट्स किसके लिए आते हैं, फैट्स के लिए आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लिंक बना के याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जब ये फैट को डाइजेस्ट करेगा तो ये स्टमक की एम्पटिंग को स्लो डाउन करेगा, क्लियर है ना, ताकि फैट कम होके स्टमक में आए। इसका क्या मतलब है कि जब स्टमक में फैट होगा तो ऑटोमेटिकली फैटी मील जो है वो स्टमक की एम्पटिंग को स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि सीसी के रिलीज होगा। इज दिस मेकिंग सेंस, अगर स्टमक में फैट ज्यादा होगा तो स्टमक की एम्पटिंग ऑलरेडी स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि सीसी के क्या करेगा, और जो है स्टमक की एम्पटिंग को स्लो डाउन करेगा कि फैट को मुझे डाइजेस्ट करने दो, टाइम दो मुझे कि मैं डाइजेस्ट कर सकूं, ठीक है। सीसी के रिलीज कहाँ से हो रहा है, जुजिनम और जुजिनम के आई सेल से रिलीज हो रहा है, ठीक है। मेन स्टिमुलेंट इसका क्या है, फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्राइग्लिसराइड इटसेल्फ जो है इसको स्टिमुलेट नहीं कर सकते, मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड इसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। और पेप्टाइड्स, यानी यहाँ पे हमारे पास फैट के साथ प्रोटीन भी इन्वॉल्व है। अब यहीं से ही एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसकी हम बात करते हैं, तीसरा हार्मोन, दैट इज द सेक्रेटिन। अब सेक्रेटिन क्या कर रहा होता है, सेक्रेटिन जो है वो जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिक काइम आ जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये जो है पेंक्रियास से बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कराते हैं। अब देखो सीसी के क्या करा था, मोर एंजाइमेटिक सिक्रीशन करा रहा था, ठीक है। ये क्या कराता है, मोर जो है इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन कराता है, तो ये बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कराता है, और वो जो हाइड्रोजन स्टमक से आया है यहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज, ठीक है। सो अगर हम
ऑप्शंस में बात करें, ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि हाइड्रोजन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा होता है, यस इट डज। मगर अगर हमारे पास वो सारे ऑप्शंस में होंगे कि हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, या हमारे पास सोमैटोस्टैटिन, तो पहले हम उसको चूज करेंगे, उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे। अगर वो नहीं दिए हुए तो फिर हम सेक्रेटिन को चूज करेंगे। इज दिस क्लियर? क्लियर है ये चीज? ठीक है। ओके, आई होप मैम इट्स ये क्लियर। पॉइंट रिपीट कर दे जो आपने अभी बताया। देखो, देखो, तीन इनहिबिशन है जो है बेसिकली जो है हाइड्रोजन इसकी सिक्रीशन की, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि यस जो है इट इनहिबिट द जो है हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन डायरेक्टली, तो ये ठीक है, सही है। लेकिन अगर हमारे पास गैस्ट्रिन के उसमें आता है कि गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है, तो ये फॉल्स है। गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को ये डायरेक्टली नहीं इनहिबिट कर रहा होता है सेक्रेटिन। ठीक है मैम। ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो आपने उसमें गैस्ट्रिन की सिक्रीशन की जब बात होनी है तो हाइड्रोजन और सोमैटोस्टैटिन को करना है। अगर आपसे हाइड्रोजन ठीक है। सिक्रीशन की बात हो रही है इंडिपेंडेंटली, तो फिर वहां पे आपने सेक्रेटिन को देखना है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद ठीक हमारे है। तीन ही हो गए, फिर हमारा चौथा है जीआईपी। ठीक है। अच्छा, अब जीआईपी जो है वो हमारे पास हम जो इसका नाम नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं वो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड पढ़ते हैं। ठीक है, इसके दो नाम है, एक गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है, ये भी यही है। और दूसरा हम इसको कहते हैं गैस्ट्रिन इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, आई थिंक ये नाम है इसका, है ना? हाँ, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ठीक है, तो ये जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड सेम चीज है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वाहिद हार्मोन है जिस जो के तीनों फूड की वजह से स्टिमुलेट होता है। तीनों फूड का क्या मतलब है कि ये जो है हमारे पास कहाँ गया, ये हमारे पास जो है जब भी हम फैट, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, दिस इज द ओनली हार्मोन, ठीक है, दिस इज द ओनली जीआई हार्मोन, ठीक है, जो कि तीनों फूड को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, दो नाम इसके क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और दूसरा ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। क्लियर है? तो अब ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक से समझ में यही बात समझ में आती है कि ये इंसुलिन की रिलीज तो करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है, जब भी कार्बोहाइड्रेट होगा डाइट में तो ऑब्वियसली इंसुलिन की रिलीज होगी। ठीक है, सो जो है ये इंसुलिन की रिलीज करवाता है, ये भी हाइड्रोजन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, और इसकी जो सिक्रीशन हो रही होती है ड्यूडेनम ड्यूडेनम से हो रही होती है। ये चार हार्मोन्स हैं जो आपको एमसीक्यूज में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक इसमें इतना ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस थिंग। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एक अनदर हार्मोन, दैट इज द मोटिलिन। मोटिलिन से क्या समझ में आता है? जो मोटिलिटी बढ़ाते हैं। तो बेसिकली जब हम इंटर डाइजेस्टिव फेज में होते हैं, यानी जब हम खाना नहीं खा रहे होते, तो उस वक्त जो हमारी जीआईटी के अंदर जो सिक्रीशंस, कोई क्वेश्चन है? जी मैम, जीआईपी का अक्षर क्या था? जीआईपी तीनों जो है फूड के कंटेंट्स को जो है इसके रिस्पांस पे स्टिमुलेट होता है, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज। ठीक है, यस मैम, ओके। क्लियर है? अच्छा जी, अब जो है हम बात करें थे मोटिलिन। तो मोटिलिन कब रिलीज होता है? जब इंटर डाइजेस्टिव फेज में होते हैं। और आपको आपके दिमाग में होगा जब हम रोजा रखते हैं तो हमारे पेट में से एक आवाज आती है ना जिसमें हमें ऐसे लगता है हमारी गट की मोटिलिटी बढ़ गई है। तो ये जो मोटर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इंटर डाइजेस्टिव फेज में जो हमारी गट में मोटिलिटी करते हैं, क्योंकि हमारी गट में सिक्रीशन बहुत सारी जमा हो जाती है, तो उसको जो स्वैप करता है, ठीक है, उस स्वैपिंग के लिए ये हार्मोन इन्वॉल्व होता है, मोटिलिन। ठीक है, सही। उसके बाद एक और हार्मोन, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, जीएलपी-1। ठीक है, ये भी इंसुलिन की सिक्रीशन कराता है। ठीक है, और हमें पता है कि अब जो कुछ न्यू डायबिटिक की ड्रग्स हैं, जैसे ये ग्लूटाइड्स जो होते हैं, लीराग्लूटाइड और इस तरह की जो ड्रग्स हैं, ये इनमें जीएलपी एनालॉग्स ही होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड जो होते हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स, ये भी इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ाते हैं। तो हम उनको, ये जो न्यू ड्रग्स ऑफ डायबिटीज के ग्रुप में ही आते हैं, लीराग्लूटाइड और ये सारी चीजें जो होती हैं, ये एनालॉग्स हैं, ये भी डायबिटीज की हम ट्रीटमेंट में देते हैं बिकॉज ये इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ाता है फ्रॉम पैंक्रियाटिक सेल्स। ठीक है, ओवरऑल में लैप्टिन हमारी पेप्टाइड को कम करता है और ग्रेलिन हमारी पेप्टाइड को बढ़ाता है।
ये 2 हार्मोन्स भी आपको पता होने चाहिए। इतनी हद तक कि थोड़ा सा आगे डिटेल आएगी, लेकिन हमें इतना भी आपको पता हो तो ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये हमने बात की मैम ये हार्मोन्स। लेप्टिन और ग्रेलिन का दोबारा बता दें। लैप्टिन जो है वो एपेटाइट को कम करता है, ठीक है। हाई लैप्टिन लेवल्स डिक्रीजेस द एपेटाइट, भूख को कम करते हैं। और ग्रेलिन जो है वो भूख को बढ़ाते हैं, इंक्रीजेस द एपेटाइट। ओके। ठीक हो गया। तो अभी आप जो न्यू रिसर्चेज, या न्यू तो नहीं मैं कहूंगी, मैंने सर्चेस को तो 2-3 डिकेड से ज्यादा हो गए हैं, तो उसमें आप लेप्टिन का रोल पढ़ते हो ओबेसिटी में, या ग्रेलिन का रोल पढ़ते हो ओबेसिटी में, कि जिस तरह जिनकी ग्रेलिन के लेवल ज्यादा होते हैं, दे आर मोर ओबीस बिकॉज उनको भूख ज्यादा लगती है, ठीक है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें। अब ये हमने बात की हार्मोन, यानी हार्मोन का क्या मतलब था, एक जगह से सिक्रीट हो रहे हैं और थ्रू ब्लड जो है वो कहीं और जगह पे एक्ट करें। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे। इसके अलावा ये छोटे छोटे जो हार्मोन्स थे वो। इसके बाद आ जाते हैं पैराक्राइन। पैराक्राइन का क्या मतलब है, पड़ोसी, एक जगह से रिलीज हुए और आसपास शॉर्टर डिस्टेंस पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो पैराक्राइन 2 जो जीआईटी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक सोमैटोस्टैटिन है, ठीक है। अब सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन का मतलब है रोकने वाला, ठीक है, स्टैटिन, ठीक है, स्टैटिन रुक जाओ, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, हर ग्रोथ को रोकने वाला, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन भी है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन भी है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है पैराक्राइन के तौर पर जीआईटी से भी रिलीज होता है, और सारे के सारे जीआईटी के हार्मोन्स की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो इसका काम है हर चीज को इनहिबिट करना, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन से आप क्या याद रखोगे, ये गैस्ट्रिक हाइड्रोजन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, ये ऑल जीआई हार्मोन्स की सिक्रीशंस को इनहिबिट करेगा, ठीक है। ये खुद जो है, इसकी खुद की इनहिबिशन जो होती है वो वेगल स्टिमुलेशन से होती है, ठीक है। तो ये सबको इनहिबिट कर रहा होता है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। और ये जो है हमारे एंडोक्राइन से, ये पैंक्रियास से भी रिलीज हो रहा होता है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो जो है ये सबको रोक रहा होता है, क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं हम हिस्टामीन पे, ठीक है। हिस्टामीन क्या कर रहा होता है, हिस्टामीन जो है हम सबको पता है कि हिस्टामीन क्या कर रहा होता है, हम H2 ब्लॉकर्स देते हैं। क्या करता है हिस्टामीन, किसी को याद है तो देते हैं ना H2 ब्लॉकर्स, ये फेमोटिडीन, सिमेटिडीन, ये जो सारी जो ड्रग्स हैं H2 ब्लॉकर्स की ड्रग्स है ना। तो क्यों देते हैं हम, क्योंकि हिस्टामीन जो है वो गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को डायरेक्टली बढ़ा रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है, और जो है हाइड्रोजन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, तो हम H2 ब्लॉकर्स देते हैं ताकि हाइड्रोजन की सिक्रीशन कम हो। कहाँ से रिलीज होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा के मास्ट सेल से रिलीज होता है, क्लियर है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हम आ जाते हैं न्यूरोक्राइंस पे। न्यूरोक्राइंस क्या है, यस, एंडोक्रोमेफिन सेल से भी रिलीज होता है हिस्टामिन, मास सेल्स जो है वही सेल्स हैं, ठीक है। न्यूरोक्राइंस क्या है, जो जीआईटी के न्यूरॉन से रिलीज होते हैं, ठीक है। और जो है नाउ से की टर्मिनल से बेसिकली ये रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब न्यूरोक्राइंस बहुत सारे हैं, आपने जो याद रखना है उसमें जो ज्यादातर जो पूछा जा रहा होता है वो वीआईपी, ठीक है। अगेन एमसीक्यू मैंने मार्क किया हुआ है, वीआईपी का एमसीक्यू है कि ये क्या करता है, लोअर जो इसोफिजल स्फिंक्टर की जो रिलैक्सेशन है वो वीआईपी कर रहा होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, very important person, vasoactive intestinal peptide. What it does, it relaxes the lower esophageal sphincter and it causes the relaxation of the GIT, ठीक है। क्या करता है, अगेन जितने भी आपने देखो हार्मोन्स पढ़े हैं ना, अगर आप जनरली याद रखो तो सारे के सारे हाइड्रोजन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहे थे सिवाय गैस्ट्रिन के, ठीक है। तो आप एक ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट बनाना चाहो तो सारे के सारे हार्मोन गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है, सिवाय गैस्ट्रिन के। से गैस्ट्रिन इटसेल्फ जो है वो हाइड्रोजन की सिक्रेशन बढ़ा रहा होता है, ठीक है। और सारे के सारों का यही पर्पस होता है कि किसी तरह से हम जो एसिडिक पीएच है उसको अल्कलाइन कर दें, ठीक है। तो वो बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। हम उसमें ये कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो सेक्रेटिन का होता है बाइकार्बोनेट के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। ये एमसीक्यू है, ये याद कर लेना कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन जो है वो वीआईपी कर रहा होता है, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी,
उसके बाद हमारे पास एनकाफ्लिन्स भी रिलीज होते हैं जीआईटी में, ठीक है। और ये एनकाफ्लिन्स जो है इसी की वजह से हम डायरिया की ट्रीटमेंट ओपिएट्स भी दे रहे होते हैं। ओपिएट्स का रोल इसीलिए होता है कि ये जीआईटी की मोटिलिटी और इनहिबिशन सिक्रीशन को काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सेंटर्स है हाइपोथैलेमिक के सैटाइटी सेंटर्स, ठीक मैम है, ये ये आप एनकफलिन वाला रिपीट कर दे जरा। ओके। एनकैफ्लिन्स बेसिकली भी न्यूरो एंडोक्राइन से, ठीक है, जीआईटी से रिलीज होते हैं और ये ओवरऑल इनहिबिट कर रहे होते हैं इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को, ठीक है। सो बेसिकली मेट एनकैफ्लिन्स और ल्यूक एनकैफ्लिन्स ये सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर मॉर्फिन लाइक डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, जो प्रोओपियो मेलानोकॉर्टिकॉइड से बनते हैं। हम जब एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी, या जहां हम सेंसरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो जब मैं आपको एनाल्जेसिक सिस्टम पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन हम डायरिया की ट्रीटमेंट में भी ओपिएट्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, एज ए एंटी डायरियल ड्रग। वो उसका पर्पस, उसका रीजन क्या होता है कि ये जो एनकैफ्लिन्स हैं ये जीआईटी के अंदर जो है सिक्रीशंस को काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है हम एज अ जो है ओपिएट को ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया भी यूज करते हैं, क्योंकि वो जीआई इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को काम कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अच्छा, सटाइटी सेंटर में जो ये दो सेंटर्स के नाम याद कर लो जिससे हमें भूख लगती है, वो हाइपोथैलेमस का लेटरल सेंटर है, ठीक है। और जिससे हमारा पेट भर जाता है, ठीक है, वो वेंट्रोमीडियल सेंटर है। हाइपोथैलेमस के ही सारे सेंटर जो भी हमें मिलेंगे इस तरह के, थर्स्ट का, टेम्परेचर का, ये सारे के सारे हाइपोथैलेमस के सेंटर्स हैं। आप अपने न्यूमोनिक्स बना के जिस तरह भी याद करना चाहो, या डॉक्टर हमजा आपको याद करवा देंगे, ठीक है। सिटाइटी सेंटर यानी कि जिससे हमारा पेट भर जाता है, दैट इज द वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। और फीडिंग सेंटर जो है वो लेटरल हाइपोथैलेमिक सेंटर है। अब हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो इंसुलिन और जीएलपी जो है वो एपेटाइट को इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ग्रेलिन हमने पढ़ा, ग्रेलिन क्या करता है, एपेटाइट को इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ऑल्दो ये सारा रिकॉल, ये आपको सब कुछ ये मेमोराइज ही करना है, सो इसमें मैं इतनी ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करवा सकती हूँ। अब हम आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पे, दैट इज द जीआई मोटिलिटी। जब हम मोटिलिटी की बात करते हैं तो वी नो दैट द जीआईटी इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स। एंड स्मूथ मसल दो तरह के होते हैं, वन इज यूनिटरी स्मूथ मसल एंड अदर इज मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। नाउ व्हाट आर द यूनिटरी स्मूथ मसल? यूनिटरी स्मूथ मसल वो मसल्स होते हैं कि जो एज अ यूनिटी में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जीआईटी जो है वो यूनिटरी स्मूथ मसल्स है, ठीक है, ये यूनिटी में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक्सेप्शन कहाँ है जहाँ पे स्ट्राइएटेड मसल जीआईटी में है, वो आप याद कर लो। हम सबको पता है कि एनल स्फिंक्टर जो एक्सटर्नल होता है, दैट इज इन आर वॉलेंट्री कंट्रोल, दैट इज स्ट्राइएटेड, ठीक है। हमारा अपर 1/3 ऑफ द इसोफिगस है, ठीक है। एंड द फेरेंक्स, ये वाला जो पोर्शन है, ये जब हम सॉलिंग करते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज द वॉलेंट्री वन, ठीक है। ये वाले पोर्शन जो है वो स्ट्राइएटेड मसल्स है। Rest of the GIT is made up of the smooth muscle, and these smooth muscles they are the unitary smooth muscles, ठीक है। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल जो होते हैं वो जैसे हमारी आई में होते हैं, हमारे हेयर सेल्स में होते हैं। जब हम लोग डिटेल में स्मूथ मसल करेंगे ना, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल, तो वहां पे मैं और डिटेल में आपको ये बता दूंगी, ठीक है। अगेन हमने बात की थी सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डायमीटर कम होगा, और लॉन्गिट्यूडल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लेंथ कम होगी। अब स्मूथ मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जीआईटी के, ठीक है। तो रिमेंबर कि जीआईटी के अंदर अपने पेसमेकर सेल्स हैं, और ये पेसमेकर सेल्स जो हैं ये स्लो वेव्स पोटेंशियल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये पेसमेकर सेल्स का जो नाम है ये है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजर, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह के पेसमेकर सेल्स मैम हैं जैसे ये कि फेजिक और टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ये आपने नहीं फेजिक बताया। और हाँ ये चलो बेटा मैं सारी डिटेल में चीजें बताने लगूंगी, पूरी एक एक लाइन। चलो मैं बता देती हूँ, एक सेकंड में ये कंप्लीट कर लूँ, मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल क्या है, ये लाइक ऐसे ही हैं जैसे हमारी हार्ट का ऐसे नोट है, लेकिन ऐसे नोट जो है वो कंटिन्यूअसली बीट दे रहा होता है। ये पेसमेकर सेल्स हैं जीआईटी के, ठीक है। और ये स्लो वेव पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये स्लो वेव पोटेंशियल थ्रेशोल्ड को टच कर जाती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो ये देखो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इफ दिस स्लो वेव टचेस द थ्रेशोल्ड, ठीक है। सो ये डोम्स हैं, इफ दे टचेस द
if they touches the threshold the action potential is generated. हर एरिया ऑफ जीआईटी का एक अपना जो है स्लो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टमक की बात करूँ तो वहाँ पे 3 वेव जनरेट होंगी. अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ तो वहाँ पे ड्यूडेनम में जैसे 12 वेव जनरेट होंगी. ठीक है, तो ये ऑसिलेटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स होते हैं. कैसे जनरेट होते हैं? ये जो डीपोलराइजेशन यहाँ जनरेट होती है ये कैल्शियम इनफ्लक्स से होती है. रिमेंबर दिस, ये सोडियम से नहीं होती है. और जो रीपोलराइजेशन है वो पोटेशियम से होती है. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लो वेव पोटेंशियल. वंस दे रीच द थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड. एंड एक्शन पोटेंशियल सिमिलर है जैसे कि स्पाइक्स होते हैं. ठीक है, तो जीआईटी में हमारे पास डोम्स भी हैं, डोम पोटेंशियल्स भी हैं हमारे पास. ठीक है, और स्पाइक्स भी हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये स्लो वेव्स हैं और फिर ये स्पाइक्स हैं. जब ये स्पाइक्स आती हैं तो उसकी अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं क्योंकि एक्शन पोटेंशियल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, अच्छा जी. टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ हैं? जहां जहां स्फिंक्टर्स हैं. ठीक है, जहां जहां स्फिंक्टर्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन टोनिक होती है, यानी कि वो हर वक्त बंद होते हैं. फॉर एग्जांपल लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कब खुलेगा? जब बोलस उसमें से जाएगा. स्टमक का ओरेड एंड होगा कब खुलेगा? जब बोलस उधर से जाएगा. ठीक है, इलियोसिकल स्फिंक्टर हो गया, इंटरनल एलेंस, ये सारे के सारे हर वक्त टोनिक कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं. ठीक है, समझ में? और फेजिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है कि जो पीरियोडिकली, जैसे स्टमक का अगर हम बात करें तो स्टमक का की जो बॉडी है और जो एंट्रम है वो किसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट करी होंगी, किस वक्त रिलैक्स करी होंगी कि उनके अंदर फूड जो है वो मिक्स हो जाए. तो ये फेजिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. लेकिन ये वाले पार्ट जो होते हैं जो कि स्फिंक्टर्स हैं ये हर वक्त टोनिक कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं. ये सिर्फ उस वक्त ओपन होते हैं जब इनको फूड को उधर से अलाउ करना होता है. क्लियर हो गया? अदरवाइज ये बंद ही रहेंगे, अदरवाइज ये खुले हुए नहीं रहते कभी भी. हम फिर से रिज्वाइन करेंगे 1 मिनट में जो है हमारा ये जो है एंड हो जाएगा. मैं आपको एक दूसरा लिंक भेजूंगी, आप उससे रिज्वाइन कर लीजिएगा. सो फ्रीक्वेंसी सेट है. लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है स्लो वेव्स की वो